चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउट्स लास्ट क्लास के जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसके डाउट्स बोलिए। लास्ट क्लास में एप्लीकेशन नंबर 3 की थी, इसके डाउट्स क्वेश्चन नंबर 12 तक शायद हो गए थे डिस्कस, जिसमें चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूलाज थे। 13 से लेकर 15 तक कोई डाउट है या ऑल 15 तक कोई डाउट है किसी का? 15 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो पहले ए और बी की इंडिविजुअल एलिमेंट्स की दोनों की डायमेंशन निकालोगे। जो दोनों की डायमेंशंस आए फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सो पहले हम ए की डायमेंशंस निकालते हैं। प्लीज पे अटेंशन। आपके पास क्वेश्चन है P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी रूट एक्स। बेटे सामने ध्यान दो, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी रूट एक्स। सबसे पहले a और टी स्क्वायर क्या हो रहे हैं? सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? डायमेंशंस ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? a और टी स्क्वायर सबट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी? सेम। तो a की डायमेंशंस कितनी आ गई? m0 l0 t2। क्या ये बात क्लियर? ये बात सबको क्लियर? ये हो गया a के डायमेंशंस। अब बेटा b जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऐड सबट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर ऐड सबट्रैक्ट होता तो सीधा सीधा निकल जाता जैसे इसका निकला है। जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं उसको। तो b आपके पास कितना आया? a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी रूट एक्स। रीअरेंज करके b को उधर, प्रेशर को नीचे। तो डायमेंशंस ऑफ b कितना हुआ? डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर, p पावर है जो भी है, अभी देख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ p और डायमेंशंस ऑफ रूट एक्स। p पक्का पावर है क्वेश्चन में? ओके कोई नहीं, अच्छा है, शुक्र है डायमेंशन भी डाली नहीं। a माइनस टी स्क्वायर की कितनी हो जाएगी बेटा? t2 डिवाइडेड बाय पावर। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क के क्या होते हैं? m1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t करूंगा तो क्या बनेगा? m1 l2 t माइनस 3। रूट एक्स मतलब l टू पावर हाफ। मानते हो बेटा? डिनोमिनेटर में बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, न्यूमरेटर एज इट इज रहा t2, डिनोमिनेटर में आया m1 l5/2 t माइनस 3। रीअरेंज m माइनस 1 l माइनस 5/2 t 5। क्या ये समझ में आता है? ए बी दोनों के आ गए। आपको किसके निकालने के लिए बोला था? a मल्टीप्लाइड बाय b। सो a मल्टीप्लाइड बाय b के डायमेंशंस क्या होंगे? a के डायमेंशंस इंटू b के डायमेंशंस। a के डायमेंशन थे t2 और b के डायमेंशंस ये रहे m माइनस 1 l माइनस 5/2 t5। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया? m माइनस 1 l माइनस 5/2 t7। गॉट इट? सबको क्लियर? जिसका डाउट था उसको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। ये था नंबर 15 तक। और कोई है बेटा किसी का डाउट? 11th पिछली क्लास पे चली गई, कोई बात नहीं, ध्यान दे। 11th लास्ट क्लास का था, ध्यान दे। 11th यहां कर देता हूं जहां उसकी जगह थी। 11th कह रहा है चेक द मेथड ऑफ डायमेंशन। द फॉर्मूला करेक्शन चेक करनी है बेटा। फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी इज 1/λ रूट k/d। बेटे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या होंगी? वेलोसिटी की डायमेंशंस। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t माइनस 1। मानते हो बेटे? राइट हैंड साइड की डायमेंशंस पे आ जाओ। 1 अपॉन वेवलेंथ का होता है लेंथ, रूट k क्या यहां पे दिया हुआ है? बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब प्रेशर वाले डायमेंशंस। प्रेशर के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी m1 l माइनस 3। मानती है बेटा?
चेक करो 1/L एज इट इज, रूट इसको इकट्ठा करो m0 L2 t-2, स्क्वायर रूट करेगी बेटे, ये L अपनी जगह पे, इधर आ गया L1 t-1, LL कट के कितना आया t-1, और ये क्या है बराबर नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो गया रॉन्ग। ठीक है, 15 तक और कोई डाउट किसी का है? 20 तक डाउट कोई है किसी का? 17 से पहले किसी का? 16 से पहले किसी का? अच्छा वो तो हो गया 16 क्लास में किया था बेटे, कोई बात नहीं दोबारा देख ले डाउट है तो। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। लास्ट टाइम बताया भी था, इसको बोलते हैं वैंडरवॉल्स गैस इक्वेशन। ये रियल गैसेस के लिए यूज होती है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे। आइडियल गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पता है ना? नहीं पता? ओके, ये वैंडरवॉल्स गैस इक्वेशन होती है, रियल गैसेस में यूज होती है। अब इधर ध्यान दो बेटा, ए और बी का चाहिए। अब जो बी है वो वी के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम। पी जो है वो ए बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, इन दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे? सेम। तो आप पहले क्या लिखोगे? डायमेंशंस ऑफ पी बराबर है डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ वी स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ ए कितना हुआ? डायमेंशंस ऑफ ए हुआ डायमेंशंस ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। मानती है बेटा यहां तक? प्रेशर के डायमेंशंस कितने हुए? ए के आ जाएंगे। प्रेशर के डायमेंशंस कितने होते हैं? m1 L-1 t-2, यही होते हैं बेटा। वॉल्यूम के स्क्वायर के कितने होंगे बेटे? L6 L³ का स्क्वायर। कितना बचा? m1 L5 t-2। ये आ गए ए के डायमेंशंस। बी के डायमेंशंस निकालने, v माइनस बी बोला तो डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ v। वॉल्यूम के डायमेंशंस कितने हो गए? m0 L3 t0। समझ में आ गई बात? क्लियर? दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दो। 17 भी बोला, समायरा काम किया बेटे आज? ठीक है, 17 पे ध्यान दीजिए। इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कहता है ओमेगा अपॉन के निकालने। दो मेथड से अप्रोच कर सकते हो। इंडिविजुअली पहले ओमेगा और के निकालो। आपको क्या चीज बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल जो है वो क्या होता है? डायमेंशनलेस। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो आप क्या बोलोगे? ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसके डायमेंशंस हुए m0 L0 t0। ये बात मानते हो? पहले ये बताओ। ओमेगा टी प्लस के एक्स हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, ओवरऑल डायमेंशंस इनके क्या हुए? जीरो। डायमेंशन जीरो होने का दो चीजें ऐड होती हैं तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स के डायमेंशंस क्या होंगे? जीरो। m0 L0 t0 मतलब ओमेगा टी के डायमेंशंस kx के डायमेंशन किसके बराबर हुए? m0 L0 t0। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स इस स्टेप के बाद। मेथड 1, पहला मेथड, आप ओमेगा टी के निकाल लो। ओमेगा टी के हो गए t, ये हो गया m0 L0 t0। तो यानी यहां ओमेगा के डायमेंशंस कितने आ गए? m0 L0 t-1। मानते हो? इसी तरह से kx, k के डायमेंशंस, x के डायमेंशंस, ये भी कितने हुए? m0 L0 t0। तो यानी k के डायमेंशंस कितने हो गए? m0 L-1 t0। मानते हो बेटा? तो ओमेगा बाई के डायमेंशंस कितने हुए? ओमेगा बाई के डायमेंशंस हुए, ओमेगा के डायमेंशंस m0 L0 t-1 डिवाइडेड बाय m0 L-1 t0। सॉल्व करो, m0 L1
t माइनस 1। क्या ये समझ में आता है? क्या ये समझ में आता है? दूसरा मेथड देखो, वो और भी आसान है। सेकेंड मेथड में आपको ओमेगा टी और के एक्स बराबर डायमेंशन के होंगे। ध्यान दो बेटे, समझो पहले ओमेगा टी और के एक्स सेम डायमेंशन के हैं, तो ओमेगा टी के और एक्स, आपको क्वेश्चन में ओमेगा अपॉन के निकालने हैं। वो कितने हो गए? एक्स अपॉन टी के इक्वल। रीअरेंज कर दूं तो इजंट इट? तो ओमेगा बाय के डायमेंशन कितने हुए? एक्स के कितने होते हैं? लेंथ टाइम के टी, कंबाइन करो m0 l1 t माइनस 1। जैसे अच्छा लगे वैसे अप्रोच लगा लो, दोनों मेथड्स ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इंडिविजुअली पहले दोनों की डायमेंशन निकाली और फिर डिवाइड किया। उसमें मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाय चांस रीअरेंज हो गया। बट अगर क्वेश्चन फर्क होता, सपोज क्वेश्चन में बोलता ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय के डायमेंशन निकालो, फिर आपको यही मेथड यूज करना पड़ता, फिर वो ना चलता। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो चल गया क्योंकि वो रेशो उस हिसाब से बन गई। समझ में आई बात? क्लियर? प्लीज इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दोनों मेथड्स लिख लीजिए, अगर एक से आपने किया है तो दूसरा भी लिख लीजिए और आ जाइए 20 तक। और कोई डाउट? कौन सा? 19th 19th पापियों, इधर देखो। राइट द डायमेंशंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इन एफ फिजिक। अब इसमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स, बिना निकाले भी काम हो जाएगा, प्लस बी टी स्क्वायर। ध्यान दो, दोनों मेथड से करता हूं, प्लीज ध्यान देना। हेलो एवरीवन, पहले डायमेंशंस ऑफ ए रूट एक्स और डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर बराबर होंगे। मेथड 1, डायमेंशंस ऑफ ए रूट एक्स और डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सो आप क्या लिख सकते हैं? ए के डायमेंशंस रूट एक्स का मतलब एल टू पावर हाफ, बी के डायमेंशंस टी स्क्वायर का मतलब T2 लिख सकते हैं। ए बाई बी के चाहिए, इकट्ठे कर लो, रीअरेंज कर दो। कितना आया? एल टू पावर माइनस हाफ टी टू पावर, रुक जाओ पहले डायरेक्ट लिखता हूं, T2 अपॉन एल टू पावर हाफ, इकट्ठा करो m0 l माइनस हाफ T2। एक तरीका ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड, ए और बी के इंडिविजुअली वैल्यू निकालो। दूसरा मेथड क्या होगा? इंडिविजुअली दोनों की वैल्यू निकालो। मतलब आपको फोर्स के डायमेंशंस कितने दिए हुए हैं? m1 l1 t माइनस 2, वही बराबर होगा a रूट एक्स के। फोर्स के डायमेंशंस a रूट एक्स के बराबर, तो a के कितने हो गए? फोर्स अपॉन रूट एक्स के। फोर्स के कितने? m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एल टू पावर हाफ। क्या बचा? m1 l टू पावर हाफ t माइनस 2। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? a के डायमेंशन निकालना। इसी तरह से बी टी स्क्वायर ए रूट एक्स और f के भी बराबर है, तो f के बराबर बी टी स्क्वायर के भी हो गए। तो b के कितने हुए? फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर। डालो वैल्यूज, फोर्स के m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई T2, कंबाइन करो m1 l1 t माइनस 4। अब आपको किसके निकालने थे? a अपॉन बी के। a अपॉन बी के डायमेंशंस कितने हो गए? a के डायमेंशंस जो कि थे m1 l हाफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाय b के कितने? m1 l1 t माइनस 4। कंबाइन करो m0 l माइनस हाफ T2। सेम आ रहा आंसर। अप्रोच जो तुम्हें अच्छी लगे लगा लो, ठीक है? मेथड क्लियर हो गया? 21 तक और कोई? 20th डाउट है? 21 ना? 21 20 भी है? 20th देखो, P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। बेटे जो भी डाउट होते हैं ना,
यहां समझ के जाते हो, घर पे अपने हाथ से जरूर करा करो, क्योंकि मेरे करने से नहीं होगा, एग्जाम में आपने करना है। ओके, तो a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स ये बोला। अब बच्चे मेरे को एक बात बता कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किसकी है, a और टी स्क्वायर की, तो दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो a के डायमेंशंस किसके बराबर हो गए, टी स्क्वायर के डायमेंशंस के। तो इसके डायमेंशंस कितने आए, m0 l0 t2। अब b को अकेला कर, b कितना हुआ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स हुआ। तो b के डायमेंशंस कितने हुए बेटा, a माइनस टी स्क्वायर के कितने हो गए, t2, m0 l0 t2। p कौन है, p है प्रेशर, प्रेशर के कितने होते हैं बेटा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू लेंथ। कंबाइन करो, m0 l0 t2 डिवाइडेड बाय m1 l0 t माइनस 2। कंबाइन करो बेटे, m माइनस 1 l0 t4। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं 21 पे। इसमें a अपॉन b के निकालने हैं, तो अब डिवाइड कर दे दोनों को। a के निकाल चुका है ना, b के भी निकाल चुका है, तो a अपॉन b के बेटा कितने आए, a अपॉन b के डायमेंशंस कितने आएंगे, m0 l0 t2 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 l0 t4। कंबाइन कर बेटा, m1 l0 t माइनस 2, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 21 पे। 21 कह रहा है द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एज F इज इक्वल टू a cos by प्लस c sin dt। अब पहली बात, आपको d और b के चाहिए सिर्फ। अब मेरी बात सुन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हो by के डायमेंशंस और dt के डायमेंशन सेम होंगे, m0 l0 t0, क्योंकि दोनों क्या हैं, एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स हैं। एंगल्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m0 l0 t0। अब by और dt के सेम है, तो आपको b अपॉन d के डायमेंशंस निकालने ना, या d अपॉन b के, d अपॉन b। तो d अपॉन b के डायमेंशंस निकालने, तो वो किसके डायमेंशंस हो गए, y अपॉन t के। y कितना हुआ बेटा, l, मतलब m0 l1 t0 डिवाइडेड बाय टाइम m0 l0 t1। सॉल्व करके कितना बचा, m0 l1 t माइनस 1। यहां तक समझ में आता है, खत्म। ठीक है, दूसरा मेथड, अगर आपको क्वेश्चन बोला होता ABCD चारों के निकालो, इसमें नहीं दिया हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं बोला, बाय चांस बोला होता ABCD चारों के डायमेंशन निकालो, तो आप क्या करते, पहले तो by के डायमेंशन निकालते। by के डायमेंशन है m0 l0 t0, तो ये कितना हो जाता बेटा, y के b के डायमेंशन कितने हो जाते, y नीचे चला जाता, लेंथ कितना बचा, m0 l माइनस 1 t0। ये बात क्लियर बेटा, ठीक है ना। y नीचे चला गया, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ, डिवीजन करोगे इतना आ जाएगा। इसी तरह dt के डायमेंशंस कितने होंगे बेटे, m0 l0 t0, तो d के कितने हो गए, यहां से टाइम नीचे चला गया, डिवाइड हो गया, कितना बचा, m0 l0 t माइनस 1। क्या ये समझ में आता है बेटा, ठीक है। तीसरा, अगर a और c के भी निकालने होते, इधर तो डिवाइड हो जाएगा ना। अब सपोज a के भी निकालने होते, ये डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तो a के डायमेंशंस c के डायमेंशंस फोर्स के डायमेंशंस के बराबर हो जाते, दोनों हो जाते m1 l1 t माइनस 2, खत्म। अगर बोला होता तो, बोला नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में यहीं पे करना है। बट अगर बोला होता इंडिविजुअली ABCD के निकालो, तो by और dt के कैसे निकलते हैं, दोनों डायमेंशनलेस है। ये ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री डायमेंशनलेस होती है, तो a के डायमेंशन c के डायमेंशन ये दोनों ऐड हो रहे हैं, डायमेंशन सेम होंगे, और किसके बराबर होंगे, फोर्स के डायमेंशंस के। अगर बोला होता तो ये करते, ठीक। इसके बाद 22 सबका डाउट होगा, 22 NCERT क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक्सप्रेशन है m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर।
कहता है कि जो साइंटिस्ट है वो इसमें कहीं पे ना सी लगाना भूल गया, सी लगाना भूल गया। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसको इस एक्सप्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना भूल गया। अब मेरी पहले बात सुनो, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले मैं इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ी बात करता हूं, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा इसी एक्सप्रेशन से जुड़ी हुई। एम क्या है? मास। वी क्या है? एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जब बॉडी रेस्ट पे तो उसका मास, मैं इस वक्त रेस्ट पे हूं तो मेरा मास वो है एम नॉट। एम मतलब अगर मैं भागने लगा तो मेरा मास। आप कहोगे सर मास थोड़ी ना चेंज होता है भागने से। होता है। कब होता है? जब आपकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तब होता है। अभी इस पे आता हूं, पहले इसकी डायमेंशंस की बात करता हूं। ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड मस्ट बी डायमेंशनलेस। लेफ्ट साइड पे डायमेंशन मास की है, राइट साइड पे न्यूमरेटर में मास आ गया ऑटोमेटिकली, डिनोमिनेटर में कोई डायमेंशन नहीं होगी, तभी एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम होगी। मतलब यहां 1 तो डायमेंशनलेस है बट वी स्क्वायर डायमेंशनलेस नहीं है। फॉर वी स्क्वायर टू बिकम डायमेंशनलेस it must be divided by c square, तभी वो डायमेंशनलेस बनेगा। therefore correct expression must be m is equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square, तभी डिनोमिनेटर डायमेंशनलेस आएगी और तभी दोनों डायमेंशनली करेक्ट होगा फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये ना आइंस्टाइन भैया का रिलेशन है। आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। आइंस्टाइन भैया ने बोला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उन्होंने बताया था कि मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, और वो डिपेंड कैसे करता है? इस रिलेशन से डिपेंड करता है। मतलब बॉडी का मास चेंज होगा जब वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी। अगर आप 10-20 किलोमीटर पर आवर से भाग भी रहे हो, 10-20 100-200 मीटर पर सेकंड से भी भाग रहे हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो कंपेरेबल तो है ही नहीं ना। जब तक आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जब तक आप कम से कम 70-80 हजार किलोमीटर पर सेकंड से ना जाओ, तब तक कंपेयर ही नहीं कर सकते। किलोमीटर्स पर सेकंड बोल रहा हूं, पर आवर नहीं बोल रहा हूं। किलोमीटर्स पर सेकंड मतलब यहां से अमृतसर की दूरी 400 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर। वो 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से में आप उधर पहुंच जाओ, यूं पहुंच गए उधर, नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं है। तो जब आप कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट जाते हो तो मास चेंज हो जाता है। ये उसका रिलेशन है। इसी एक्सप्रेशन में, इसी कॉन्सेप्ट में उसने एक और लॉजिक दिया था, उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। उसने बोला कि टाइम भी डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। मतलब अगर आपकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो आपके लिए टाइम भी स्लो हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। सपोज आप 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड से 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड से आधा घंटा घूम के आओ, अर्थ पे करीब 50-60 साल निकल चुके होंगे आगे। इसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। आपने मूवी देखी है इंटरस्टेलर? उसमें एक कंसेप्ट यूज किया उसने, जब वो दूसरे प्लैनेट पे जाता है जहां पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उस पे एक कंटिन्यूअसली क्लॉक चल रही होती है, टक टक, वो दैट शोज 1 ईयर ऑन अर्थ। तो वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट है और वो बड़े प्रिसाइज और बड़े मेटिकुलसली उसने उस इंटरवल में डाला हुआ है कि 1 सेकेंड उस प्लैनेट का अर्थ का 1 ईयर के बराबर है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। बाकी ये बहुत डिटेल में है, बड़े होके सब देखोगे। कंसेप्ट समझ में आया है क्या? ये वहां से रिलेशन आया। अभी तो ऐसे ही मैंने कहा मजे ले लूं थोड़े से। ये लॉजिक क्लियर है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन डाउट है? हाँ जी बेटे। कहाँ बेटे? कहाँ पे न्यूमरेटर में? वी स्क्वायर तक तो ऑलरेडी है। क्वेश्चन पर उसने बोला ही फॉरगॉट टू राइट सी,
बाकी सब उसने सही लिखा है, हाँ, पर वो बट बेटा उसने वी स्क्वायर सही लिख दिया होगा ना, उसको सी स्क्वायर कहीं लिखना पड़ेगा, तो वो वी स्क्वायर के नीचे ही आएगा ना। अगर ऊपर भी आया तो कट ही तो जाएगा। सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कह रहे हो? हाँ बिल्कुल आ सकता है, डायमेंशनली सही होगा, बट उसने क्या बोला, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो, उसने बोला कि उसने ये एक्सप्रेशन लिखा, सामने देख, ये एक्सप्रेशन लिखा, ये सही है, कहीं सी मिसिंग है। अब अगर मैं ये सही है तो मैं ऊपर सी स्क्वायर लिख के इसको नीचे कैसे ले जा सकता हूं? ये सही है, इसमें कहीं सी स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। अच्छा जी, 23rd क्वेश्चन अब मैं कर नहीं रहा, 23rd एग्जैक्ट सेम है, ये वाला जो मैंने अभी ओमेगा टी के एक्स वाला किया था, वो राइट साइड वाला, बस ये प्लस की जगह माइनस है, एंड दैट डज नॉट मैटर बिकॉज आपको डायमेंशनली तो इक्वल करना होता है, ठीक है। आगे चलिए, आज आ जाते हैं एप्लीकेशन नंबर 4 पे। एप्लीकेशन नंबर 4 क्या कहती है, रजिस्टर खोलिए, एप्लीकेशन नंबर 4, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन of formula using dimensions। डायमेंशंस को यूज करके फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। क्वेश्चन लिखिए, मैं भी साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी लिखिए। सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a body moving in a circular path may depend upon mass of the body m, velocity of body v, and radius of circular path। Find expression for centripetal force। क्वेश्चन लिख लिया, और अब सामने देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है, इसमें कोई एक क्वांटिटी मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, आपको उनका आपस का रिश्ता क्या कहलाता है वो निकालना है। कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले आप देखोगे किस क्वांटिटी की बात हो रही है, बात हो रही है फोर्स की। वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मास पे, वो डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, और वो डिपेंड कर रही है रेडियस पे, 3 फैक्टर्स पे। तो आप इसको लिखते कैसे हो, आप ऐसे लिखते हो, फोर्स, मैं लिख के साइड हो जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना, पहले समझ लो, डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब आपको नहीं पता कि वो डिपेंडेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो डिपेंडेंस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या क्यूब के प्रोपोर्शनल है, वो भी नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे, m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c, r टू पावर c। I don't know whether a, b, c are positives or negatives, and I also don't know whether a, b, c are numbers, whole numbers, fractions क्या है, मुझे कुछ नहीं पता कि डिपेंडेंस कैसी है, मुझे वो डिपेंडेंस निकालनी है। So force dependent on these 3 factors with some proportion, I don't know what that proportion is। पहला स्टेप, प्रोपोर्शनल हटाओगे, कांस्टेंट टाइम्स m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c। दोनों साइड अब आप डायमेंशंस डाल दो। लेफ्ट साइड पे जब आप डायमेंशंस डालोगे, लेफ्ट साइड में f क्या है, फोर्स, चाहे वो कोई भी हो, सेंट्रीपिटल हो चाहे कुछ भी हो, है तो फोर्स।
फोर्स के डायमेंशंस डालो लेफ्ट साइड पे, m1 l1 t-2 कांस्टेंट पांडेज वड़े, m मास पावर a, v वेलोसिटी l1 t-1 पावर b, r रेडियस लेंथ पावर c। लिख सकते हैं यहां तक? नो वरीज। क्या करें, सिंप्लीफाई करें राइट साइड को। m की पावर a सिर्फ a की टर्म के पास था, l की पावर b, l की पावर c, बेस सेम पावर ऐड, t की पावर -b। लिख सकते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन होता है तो बेस सेम पावर ऐड होती है, तो l की दो पावर्स हैं, यहां है l की पावर b, यहां है l की पावर c, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो l की पावर कितना हो गया? b प्लस c। अब आप लेफ्ट साइड राइट साइड की डायमेंशंस को बराबर कर दीजिए। a किसके बराबर आ गया? 1 के। b प्लस c किसके बराबर आ गया? 1 के। और -b किसके बराबर आया? -2 के। -b -2 के बराबर आने से b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। b2 बैक सब्स्टिट्यूट कीजिए, c की वैल्यू आ गई 1 - 2 मतलब -1। ABC तीनों आ गए, तीनों को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में डाल दीजिए। फोर्स हो गया कांस्टेंट m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c। एक्सप्रेशन बना F इज इक्वल टू k टाइम्स mv² बाय r। समझ में आया? ये होता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। क्या करना होता है? कोई एक क्वांटिटी बता रहा हूं, कोई एक क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, आपको नहीं पता वो डिपेंडेंस कैसी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहली वाली क्वांटिटी की पावर a, सेकंड की पावर b, थर्ड की पावर c, abc लिखोगे। लिखने के बाद प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे कांस्टेंट आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड पे डायमेंशंस डालोगे, डायमेंशंस डालने के बाद इक्वेट करोगे, मास की पावर्स, लेंथ की पावर्स, टाइम की पावर्स को इक्वेट कर दोगे तो आपके पास एबीसी निकल आएगा। एबीसी निकल के वापस सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मेजर ड्रॉबैक कि आप इस के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको नहीं पता कि एक्चुअल एक्सप्रेशन में के क्या है, दैट यू डोंट नो। लॉजिक समझ में आ गया? एक और करके दिखाता हूं, फिर आपको टाइम दूंगा और आपसे एक कराऊंगा। आपको बोला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, length of string and acceleration due to gravity। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता हुआ बताया है। आपको बोला फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। अप्रोच कैसे करोगे ध्यान देना। आपको क्या बोला? दोबारा मैंने बोला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है किस पे? मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पावर्स लगा दो ABC। आई डोंट नो व्हाट दीज पावर्स आर। ठीक, फिर क्या करो? दोनों तरफ पहले प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट m टू पावर a, l टू पावर b, g टू पावर c। यहां तक समझ में आता है? अब क्या करोगे? दोनों साइड डायमेंशंस डाल दोगे। t मतलब टाइम, m0 l0 t1, कांस्टेंट नो डायमेंशन, m मास पावर a, l लेंथ पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l1 t-2 पावर c। नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। क्या बना? m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t टू द पावर -2c। ये कितना आया? m0 l0 t1 इक्वेट a की वैल्यू आ गई 0, b प्लस c की वैल्यू आ गई 0,
और -2c की वैल्यू कितनी आई 1, -2c 1 आया तो c कितना आया -12, c इधर पुट करो, b कितना आया +12, abc तीनों आ गए, abc तीनों आ गए। एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करोगे t आएगा कांस्टेंट इनटू m टू पावर 0 l टू द पावर हाफ g टू द पावर -12, तो ये आ गया k m टू पावर 0 तो 1 हो गया, l टू पावर हाफ अपॉन g टू पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट k रूट l बाई g, ये एक्सप्रेशन आ गया टाइम पीरियड का। गॉट इट? समझ में आया? प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, एक आपसे करवाऊंगा अब। एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, होता उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है। लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो। इफ वी कंसिडर velocity v, frequency nu and density rho as fundamental units, as fundamental quantities, find the dimensions of linear momentum। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनमें फंडामेंटल किसको मान रहे हैं, लेंथ को, मास को और टाइम को। एमएलटी की फॉर्म में लिख रहे हैं। मैंने बोला अब एमएलटी फंडामेंटल है ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू कराया था तो बोला था कि हम कोई भी ले सकते हैं फंडामेंटल, बट स्टैंडर्ड रखने के लिए सबने क्या बोला, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। वो बेसिक क्वांटिटीज मान ली, आप कोई भी मान सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हाइपोथेटिकल सिस्टम लिया, आपको बोला फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और वेलोसिटी, इन तीन को हम फंडामेंटल मानते हैं। तो बताओ मोमेंटम के क्या यूनिट, क्या डायमेंशंस होंगे इनकी टर्म्स में। करना क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे अभी किया, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? अब आपको चाहिए क्या, डायमेंशन किसकी फॉर्म में होती है, एमएलटी की फॉर्म में होती है। अब आपको क्या चाहिए, मोमेंटम के डायमेंशंस निकालने। किसकी टर्म्स में निकालने? वेलोसिटी पावर ए, फ्रीक्वेंसी पावर बी और रो पावर सी। ऐसे ही होंगे ना डायमेंशन, तो मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, टाइम की पावर सी लेते हो। अब ये आपको निकालने हैं। जैसे फॉर्मूला डिराइव किया, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स करो, लेफ्ट साइड राइट साइड पे एमएलटी की टर्म्स में डायमेंशंस डाल दो। प्रेशर के डायमेंशंस, सॉरी मोमेंटम के डायमेंशंस, मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 l1 t-1, यही होते हैं कि नहीं होते? बेटे एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे, डायमेंशन निकाल रहे हो। एक्सप्रेशन निकालते हैं तो कांस्टेंट आता है, एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे। दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, l1 t-1 पावर a, फ्रीक्वेंसी t-1 पावर b, डेंसिटी m1 l-3 पावर c। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। असाइनमेंट में आंसर में के लिखा हुआ, वो गलत है, वो नहीं आएगा, ऐसे करना होगा। अभी बता रहा हूं, पूरा देख लो पहले, उसमें मिस प्रिंटिंग है। m टू पावर c, l की पावर कौन कौन सी है बेटा, a -3c, हाँ कि ना। और t की पावर कितनी हो गई, -a -b, मानते हो बेटे? m की पावर सिर्फ एक है c, l की पावर कितनी है a -3c और t की पावर -a -b। इक्वेट कर दो डायमेंशंस। c किसके बराबर आ गया, 1 के। m की पावर्स इक्वेट की, a -3c किसके बराबर, 1 के। a को, c को 1 डालो तो a कितना आ गया, 4। इसी तरह -a -b किसके बराबर, -1 के। a की वैल्यू 4 डाल दो, -4 b किसके बराबर, -1 के। तो b किसके इक्वल आया, -3 के। तो आपके पास डायमेंशंस की आ गई, प्रेशर की, सॉरी मोमेंटम की डायमेंशंस आ गई। वेलोसिटी की पावर a, तो वेलोसिटी की पावर 4, फ्रीक्वेंसी की पावर b,
फ्रीक्वेंसी की पावर -3, और तीसरा डेंसिटी की पावर c, तो डेंसिटी की पावर 1। समझ में आता है? डायमेंशन ऐसे ही लिखते हो ना, k तो नहीं लिखते डायमेंशन में, तो अगर फॉर्मूला होगा तो k आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं है डायमेंशन है, तो ये फॉर्मेट यही रहेगा। सॉल्विंग की टेक्निक दोनों की सेम है, बट राइटिंग फर्क हो गई। पिछले में आपको एक्सप्रेशन निकालने थे, तो आपने प्रोपोर्शनल लिखा, फिर उसको कांस्टेंट लाए और फिर सिंपलीफाई किया। अब आपको डायमेंशन निकालने तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हो ना, ठीक है? समझ में आ गया? इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? क्या ड्रॉबैक्स हैं जो हमने डायमेंशंस किया? इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक कि हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैनॉट फाइंड वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स है किसी भी एक्सप्रेशन में, उनकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशन से। ऑब्वियस सी बात है, ये बात समझ में आती है। दूसरी ड्रॉबैक, पहले समझ लो बेटा, लिखने का टाइम दूंगा। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो। हम सिर्फ कौन सा एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं? जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी हो या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो। मतलब जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, वो नहीं डिराइव हो सकता इससे। तो हम वी कैनॉट डिराइव, हाँ वेरीफाई कर सकते हैं, डिराइव एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिसमें हो रही हो, वो आप नहीं निकाल सकते। दैट इज जैसे फॉर एग्जाम्पल v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये आप डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन से। तीसरा ड्रॉबैक, अब यहां पे जब आप MLT की पावर्स को इक्वेट करते हो तो 3 इक्वेशंस बनती हैं, 3 से ज्यादा तो नहीं बन सकती। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं हो सकता जो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे फिर ABCD। इक्वेशन 3 ही बनेगी, m की पावर्स, l की पावर और t की पावर को इक्वेट करके, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। सो वी कैनॉट डिराइव एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंस ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज। डायमेंशन निकाल सकते हो, एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर सकते। जैसे ही हमने एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो एक्सप्रेशंस डिराइव नहीं हो सकता, वेरिफिकेशन वगैरह सब हो सकता है जो अभी तक आप कर रहे थे। फोर्थ, वी कैनॉट डिराइव एक्सप्रेशंस involving quantities which are similar, that is same dimensions. ऐसा क्यों? सपोज करो मैं एक एक्सप्रेशन डिराइव करता हूं जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी यूज होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी यूज हो सकती है, तो क्या आप उसको डिराइव कर सकते हो? दोनों की डायमेंशन तो सेम होती है। यहां पे क्या हो रहा है? डायमेंशन फर्क है, तो आपने पावर्स ऐड कर रहे हो। अगर ये इन दो की डायमेंशन सेम होती तो ये इकट्ठा हो गए, पावर तो एक ही बन जाती। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन डिराइव नहीं हो सकता जिसमें क्वांटिटीज क्या हो? सिमिलर हो। समझ में आ गया? सो इसके क्वेश्चंस आपको कैसे करने, इसके क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। ध्यान सिर्फ क्या रखना है? सबकी डायमेंशंस। डायमेंशन याद होंगी तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज का होमवर्क, छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट में पेज नंबर 13, टॉपिक 1.9.3,
ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये अटेम्प्ट करने हैं बाय नेक्स्ट क्लास। डायमेंशंस हमारा खत्म हो गया है, डायमेंशंस हमारा खत्म हो गया है, एक छोटा पोर्शन बचा है सिर्फ, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, वो बचा है, वो हम करेंगे अगली क्लास में, ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।